माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों का बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सार्थक विचार रखने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सदस्यों के साथ साथ आम जनता एवं सभी स्टेक होल्डर्स ने भी हमारे बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। तथा समस्त प्रदेश में नवीन आशा व विश्वास का संचार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए प्रेरणा मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुसरण में हम प्रदेश को विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु सभी को साथ लेकर सतत रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं विपक्ष के उन साथियों का भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने बजट की सकारात्मक आलोचना करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सभी की तरफ देखा है। आप सभी, हम सभी प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लेंगे। आप लोगों के भी जो सकारात्मक सवाल, जो भी सुझाव आए हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। हमारी जो सरकार है सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। हम सदा से ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का स्वागत करते हैं, किंतु प्रतिपक्ष के कुछ मान्य सदस्यों ने मात्र राजनीति से प्रेरित होकर बिना तथ्यों के ही अनावश्यक निराधार आलोचना की है। हमारे कुछ विपक्षी मान्य सदस्यों ने बजट के बारे में अनर्गल बातें कही। मैं उनकी आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने इस बहाने बजट पढ़ा तो सही, भले ही समझने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन अब वो तो उनकी परंपरा है। उन्होंने अब इस बहाने पढ़ लिया। राजस्थान की जनता को समर्पित ये पूरा जो रोड मैप हमने प्रस्तुत किया, उसको कम से कम इन्होंने पढ़ा तो सही। अब उसमें कमियां कितनी, मुझे लगता है कि इस बार तो हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने तो अभी जो बात रखी, उन्होंने वैसे मैं तो कहूँगी एक तरीके से हमारे पिछले बजट जितने भी हैं उनकी बढ़ाई कर दी आपने, बिना जाने अनजाने में। आपने कहा इस बार थोड़ा मज़ा नहीं आया, पर पिछली बार में बहुत अच्छा बजट था और इस बार कुछ ज़्यादा कविताओं के अलावा आपको कुछ मिला ही नहीं बोलने के लिए। अध्यक्ष महोदय, बजट में मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों का रोड मैप प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रक्रिया विगत कई वर्षों से प्रदेश में अपनाई जाती रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एवं गरीब युवा, अन्नदाता एवं नारी के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। इस बजट की मूल भावना को यदि मैं दो पंक्तियों में कहूँ, गरीब युवा, नारी और किसान, इनके सम्मान से बढ़ रहा है राजस्थान। राज्य के विकास में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बजट को समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए करीब 38,000 सुझाव हमको प्रेषित किए गए। इनमें मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों, जनजाति के विकास आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर यथासंभव बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की
अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाओं, युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, किसानों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों, मेधावी विद्यार्थियों आदि के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई और राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझावों को भी बजट में स्थान दिया गया। इस समावेशी, दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट का प्रदेश की जनता ने भरपूर स्वागत किया, परंतु कुछ मान्य सदस्यों ने कहा कि ये बजट राजस्थान को पीछे ले जाएगा, जो आधारहीन तो है ही, निराशाजनक भी है। अध्यक्ष महोदय, जो बजट बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाता है, वित्तीय अनुशासन बनाए रखता है, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है, युवा, किसान भाइयों, वंचित वर्ग और नारी शक्ति को सशक्त करता है, वह राज्य को पीछे नहीं आगे ले जाता है। राजस्थान को पीछे किसने छोड़ा था, ये इतिहास जानता है, और राजस्थान को आगे कौन ले जाएगा, ये हमारे द्वारा प्रस्तुत बजट बता रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य को आपके शासनकाल में शासकीय में कम पैसा मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के शासनकाल में राज्य को केवल 15,802 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जबकि हमारे शासनकाल वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में 18,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त होगी। और एक बात और, शिक्षा पे आपने कहा कि कम खर्च हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल के अंतिम वर्ष 2023-24 में शिक्षा पर 51,243 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 68,989 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो कि वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि पर राशि कम करने का भी आपने मुद्दा उठाया कि कृषि पर कम राशि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि आपके समय में वर्ष 2023-24 में कृषि बजट में राशि रुपए 89,190 करोड़ थी, जो हमारे द्वारा प्रस्तुत इस बजट में राशि रुपए 1,19,408 करोड़ रखा गया है। इस प्रकार इनके द्वारा प्रस्तुत कृषि बजट से 34% अधिक है। कम से कम आंकड़े तो देख लीजिए बोलने से पहले। और एक बात और मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी, और आपने ये बात रखी इसलिए उसका भी जवाब मैं देना चाहूँगी। प्रदेश के समस्त वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जनवरी 2026 तक समस्त भुगतान किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमारे भीनमाल व सूरजगढ़ से आने वाले मान्य सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि इस बजट में केवल राजस्थान एट 2047 की ही बात की गई है। इनको उससे भी समस्या है, वो चाहते ही नहीं कि विकसित राजस्थान बने।
बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। मैं उनको अवगत कराना चाहूँगी कि प्रदेश की इस विकास यात्रा में हमने वार्षिक, मध्यमकालीन व दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा है और हमने वर्ष 2030, 2035, 2040 एवं विजन एट 2047 के लिए सभी क्षेत्रों में हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के माइलस्टोन्स भी तय किए हैं। हमारे इस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट एवं निर्धारित किए गए माइलस्टोन्स को हम ठोस कार्य योजना एवं प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से अर्जित करके रहेंगे। राजाखेड़ा से आने वाले मान्य सदस्य जो वित्तीय विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, गायब हो गए, उनको पता था कि मैं कुछ बोलने वाली हूँ, क्या करें, ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि 8% है तो राजस्थान उससे ऊपर की वृद्धि दर होने का दावा कैसे कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ज्ञानवर्धन करना चाहूँगी। सुन रहे होंगे कहीं शायद, या रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कोई बात नहीं। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत कई राज्य राष्ट्रीय औसत से ऊपर बढ़ते हैं एवं कुछ राज्य औसत से कम बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी है कि राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में राजस्थान एक ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी, जिनकी नीतियों से विकास का इंजन हुआ था बेजान, आज वही पूछते हैं रफ्तार क्यों नहीं बढ़ी श्रीमान। अध्यक्ष महोदय, बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने जीएसडीपी के आंकड़ों पर जो सदन को भ्रमित किया है, इससे मुझे लगा कि शायद अर्थशास्त्र को भी अब विपक्ष राजनीति के चश्मे से देखने लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि हमारी जन कल्याणकारी नीतियों एवं व्यापक आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है एवं वर्ष 2026-27 में राज्य की जीएसडीपी 21,52,100 करोड़ रुपए होना संभावित है। जो इनकी सरकार, अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इनकी सरकार के कार्यकाल के वर्ष 2023-24 से 41% से भी अधिक है। इनके कार्यकाल में अभी बता ही रही हूँ मैंने, कंपैरिजन बहुत सारे गिनाए अभी, अब तो क्या करें, अभी तो इनको बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आ गई थी। अरे अब इनके कार्यकाल की तो बहुत सारी बातें हैं, क्या बोले। इनके कार्यकाल में 2018-19 से 23-24 तक राज्य की जीएसडीपी में 6,10,544 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि हमारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही 6,30,037 करोड़ रुपए की वृद्धि अनुमानित है, जो कि इनके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल से अधिक है। इनकी सरकार के समय जीएसडीपी की औसत ग्रोथ रेट 10.92% थी, जबकि हमारे कार्यकाल में ये रेट 12.25% है।
यहाँ मैं कहना चाहूंगी, जिन्होंने बोए थे कर्ज के बीज अभी तो सुन, हर एक खेत में, अभी तो सुन, आज वही सवाल उठा रहे हैं विकास की रेट में। जिन्होंने बोए थे कर्ज के बीज हर एक खेत में, आज वही सवाल उठा रहे हैं विकास की रेट में। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कांस्टेंट प्राइसेस पर जीएसडीपी की औसत वृद्धि दर गत सरकार के कार्यकाल के 5 वर्षों में केवल 5.3% थी, जबकि हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल में ही जीएसडीपी की कांस्टेंट प्राइस औसत वृद्धि दर 8.7% रही है। मैं यहाँ पर यह भी अवगत कराना चाहूँगी कि वर्ष 2026-27 के जीएसडीपी के अनुमान वित्त आयोग के निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार ही तय किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ सीकर से आने वाले मान्य सदस्य ने बजट भाषण पढ़ने के दौरान मेरे द्वारा 7-8 बार पानी पीने पर टिप्पणी की। अब क्या करें, हमारे समय में तो बहुत आसानी से पानी जल सब लोगों के लिए उपलब्ध है। अब आपके समय में जो हुआ सब जानते हैं। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में इनकी सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर तो इनका ध्यान गया ही नहीं, पर मैंने कितना पानी पिया उस पे ध्यान जरूर जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा पानी और पी लेती हूँ। गहलोत साहब 1 बाल्टी पानी पीते थे बजट भाषण में, 1 बाल्टी। इतने गिलास इनको क्यों पकड़ाए जा रहे हैं? ये पानी बर्बाद क्यों किया जा रहा है? इतनी सी बात। पानी पीने में पानी बर्बाद हो रहा है। धन्यवाद इनके ज्ञान को, धन्यवाद है। हमने राम जल सेतु और यमुना जल समझौते से वर्षों से रुके प्रदेश के हक का पानी लाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने बजट में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी का दायरा बढ़ाते हुए पेरी अर्बन एरिया के 6,245 गांवों को पानी चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित किया है। हमारी सरकार द्वारा समस्त प्रदेशवासियों को यूनिवर्सल एक्सेस टू सेव वाटर के उद्देश्य से 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ विपक्षी माननीय सदस्यों ने 15वें और 16वें वित्त आयोग के डेवोल्यूशन की तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाल दिया कि डबल इंजन राजस्थान के लिए नुकसानदायक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इनको सुझाव है कि निष्कर्ष निकालने से पहले वित्त आयोग की पूरी रिपोर्ट पढ़ लेते, वो भी आवश्यक है, जिससे आपको सही तथ्यों का पता चल जाता। अब उल्लेखनीय है कि ग्रामीण और शहरी निकायों को 15वें वित्त आयोग द्वारा 27,172 करोड़ रुपए अनुशंसित की गई थी, जबकि 16वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण और शहरी निकायों को 44,147 करोड़ रुपए अनुशंसित की गई है, जो कि 15वें वित्त आयोग से 60% ज्यादा है। अरे जब आप थे आपने बोल लिया, अब ये बोल रहे हैं, इनकी भी सुनो, आपकी भी सुनी हमने, आपकी सुनी है तो अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख की बात है कि इनको बहुत सारे हमारे विपक्ष के साथियों को बोलने का अवसर नहीं मिला। अब क्या करें, अब बोलेंगे तो सही कुछ ना कुछ, है ना, पर अब क्या करें, अब उसमें हमारी तो क्या गलती।
अध्यक्ष महोदय, वित्त आयोग की सिफारिशें जनसंख्या, आय दूरी, कर क्षमता, क्षेत्रफल, वन क्षेत्र और राजकोषीय अनुशासन जैसे अनेक मानकों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला के अनुसार की जाती हैं। केंद्र सरकार से राजस्थान राज्य को केंद्रीय करों की हिस्सा राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी साथियों से पूछना चाहती हूं कि क्या केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बढ़ा हुआ आवंटन नुकसान है? क्या केंद्रीय करों में हिस्सा राशि में वृद्धि नुकसान है? क्या आधारभूत संरचना के लिए शासकीय के तहत राज्य को प्राप्त अधिक राशि नुकसान है? इनको नुकसान दिखता है। जवाब दीजिए ना अब। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग, रिन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक कॉरिडोर में निवेश नुकसान है? ये सब नुकसान है क्या? चलिए, डबल इंजन का अर्थ है नीतिगत समन्वय, तेज स्वीकृति और योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन। इसी के अनुरूप हमारी डबल इंजन सरकार राज्य अर्थव्यवस्था का चौमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। अधूरे ज्ञान से सदन को गुमराह करने का एक और उदाहरण बायतू से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया कि सरकार ने 7.3% गारंटी दी है, जबकि सरकारी मानकों में 5% की कैप होती है। अध्यक्ष महोदय, लगता है माननीय सदस्य ने FRBM एक्ट का केवल नाम ही सुना है, एक्ट के प्रावधानों को पढ़ा ही नहीं और ना ही FRBM एक्ट का उन्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने ही 2005 में FRBM एक्ट लागू किया था। इसके प्रावधानों के अनुसार राज्य कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में वर्ष में प्राप्त रिसीट्स का 60% तक की कुल कंटिंजेंट गारंटी हो सकती है। मुझे माननीय सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमारे कौशल वित्तीय प्रबंधन एवं प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट के कारण वर्तमान में हमारी कुल गारंटी परमिसिबल लिमिट 60% के विरुद्ध केवल 24% है। ये बहुत, इसको भी सुन लीजिए, आप ही ने पूछा था इसलिए सब चीज़ों का जवाब दे रही हूँ मैं। कुछ माननीय सदस्यों ने करोड़ राजस्व के आंकड़ों से सदन में भ्रम जाल फैलाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, क्या ये भी इन्हें समझाना होगा कि वर्ष की अंतिम तिमाही में राजस्व संग्रह टैक्स और नॉन टैक्स यथा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन, एक्साइज, वैट, माइनिंग, SGST इत्यादि अधिक रहता है। साथ ही इनमें मार्च में भी उल्लेखनीय वृद्धि का ट्रेंड रहता है। राजस्व संग्रह का मूल्यांकन पूरे वित्तीय वर्ष के परिप्रेक्ष्य में होता है, ना कि केवल कुछ महीनों के आधार पर। हमारे द्वारा किए गए टैक्स रिफॉर्म से एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के साथ राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हमारी सरकार प्रदेश के विकास हेतु राजस्व आय में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है। राजकोषीय घाटा, इनके कार्यकाल में औसत राजकोषीय घाटा GSDP का 4.34% रहा है, जबकि हमारी सरकार के द्वारा जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में 3.87% अनुमानित किया है तथा इसको भी वर्ष 2026-27 में कम करते हुए 3.69% अनुमानित है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं। घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं। मैं हमारे विपक्षी मान्य सदस्यों को ये अवगत करा दूं कि हमारे द्वारा राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट को अनुमत सीमा 3.7%
2026-27 के अंतर्गत ही रखा है। यह भी उन्हें बता दूं कि भारत सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूंजीगत कार्यों के लिए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन FRBM की 3% सीमा के अतिरिक्त अनुमत किया गया है, जिसकी सीमा 0.7% है। हमारी सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय घाटा FRBM की अनुमत सीमा में ही रखा गया है। कुछ मान्य सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि बजट 2026-27 में योजनाओं के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगी कि हमने प्रस्तावित सभी घोषणाओं के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं और हमारे द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है और हम घोषणाओं को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। कुछ मान्य सदस्यों द्वारा कहा गया कि गार्गी पुरस्कार नहीं दिए गए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षी सदस्यों का कथन असत्य है। हमारी सरकार द्वारा बसंत पंचमी दिनांक 23 जनवरी 2026 को गार्गी पुरस्कार योजना अंतर्गत सभी पात्र 1,55,025 बालिकाओं को 46 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण DBT के माध्यम से किया जा चुका है। एक मान्य सदस्य द्वारा कहा गया कि बालिकाओं को 5,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य का कथन तथ्यों के पूर्णतः विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा इस बसंत पंचमी को इस योजना अंतर्गत सभी पात्र 1,32,528 बालिकाओं को 66 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण DBT के माध्यम से किया जा चुका है। मैदान छोड़ गए। अरे सुनिए, आपके वित्त मंत्री मान्य सदस्य द्वारा कहा गया कि कृषि उपज मंडी के लिए बजट आवंटन नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा मंडी शुल्क की आय से मंडी प्रांगण एवं मंडी क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में मंडी यार्ड एवं मंडी सड़क निर्माण पर 650 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इनकी जानकारी में शायद नहीं होगा, पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं और कुछ भी कहना है कह देते हैं, आदत से मजबूर है। एक मान्य सदस्य द्वारा कहा गया कि टैबलेट वितरण नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8, 10 एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 33,000 टैबलेट वितरित किए गए हैं। बोल गए आप सब। अरे बाप रे, अरे इतना क्या, पूरा ही असत्य। वो देखो जो हुआ है, वो देखो इसमें उतारो। अब हमने टैबलेट लैपटॉप के लिए DBT ई-वाउचर प्रदान करने की घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि गरीब युवाओं, किसान और नारी को समर्पित हमारे बजट के बारे में कुछ मान्य सदस्यों ने कहा कि इसमें इन वर्गों के लिए कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज गरीब का घर हुआ है रोशन, मिला इलाज, दवाई और पोषण, हक भी मिला, बड़ा है सम्मान, यही है बदला हुआ राजस्थान। प्रदेश के 91 लाख से अधिक पेंशनर्स को लगभग 28,000
400 करोड़ रुपए की पेंशन देकर वंचित वर्ग को संबल दिया है। असहाय लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। कितना बड़ा काम। राज पहल कार्यक्रम में घुमंतु व अर्ध घुमंतु मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों एवं उनके परिजनों आदि को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम सेतु मोबाइल ऐप व डिजिटल लेबर चौक आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों की उच्चतर शिक्षा एवं रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अब युवाओं के लिए क्या दिया है बता देती हूँ। कुछ बता रही हूँ, सब कुछ तो माननीय अध्यक्ष जी फिर तो मुझे 2 घंटे और चाहिएंगे, है ना। पर इन्होंने ये बात कही तो मुझे कुछ तो अपनी बात रखनी है। युवाओं के लिए हमारी सरकार द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा नीति, कौशल नीति तथा रोजगार नीति लागू की गई है। अब ये भर्तियों की बात कही तो मैं वो भी थोड़ा बता देती हूँ। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं तथा 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, मार्जिन मनी आदि अनुदान पर 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। हमारे विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल बेहतर हो और उनकी शिक्षा आउटकम बेस्ड हो, इसके लिए 400 स्कूल्स को सीएम राइज के रूप में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की मेंटोरिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए वाइब्रेंट एवं ड्रीम प्रोग्राम लाए गए हैं। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए राज सवेरा योजना लाई जा रही है। प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए हमारी सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि में 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित हो चुकी है, की गई है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया जाएगा। कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए हमारे द्वारा राज गिफ्ट एवं किसानों को नवीनतम डिजिटल तकनीकों का लाभ दिलाने के लिए राज एम्स लाई गई है।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 700 करोड़ रुपए के अनुदान से 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। हमारे अन्नदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हम पहली बार कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं। अब महिलाओं के लिए भी सुन लीजिए। महिला एसएचजी के सहयोग से 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी। सभी संभागीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ की स्थापना की जाएगी। महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाएगी। महिला एसएचजी हेतु प्रत्येक जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बनाया जाएगा। 5,000 महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनाएंगे एवं 1,000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ेंगे। 1000 पुलिस थानों के महिला बैरक विकसित किए जाएंगे। और मैं तो ये कहूँगी इतना कुछ दिया है और आपको ये सब शायद पढ़ा ही नहीं है। आपने क्या पढ़ लिया पता नहीं क्या पढ़ के आए। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगी यदि ये सब कुछ नहीं है तो फिर कुछ की परिभाषा क्या है? पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर विनोबा भावे जी ने जो कुछ की परिभाषा दी है वो ये कहा है कि बोरा भर के बातों से तोला भर काम जो है वो ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, उल्टा है। वो हमने देख लिया ना इनके 5 सालों में। वो हमने देख लिया इनके 5 सालों में क्या किया और क्या नहीं किया। बातें तो पता नहीं कितनी की, घोषणाएं की, लेकिन किया कुछ नहीं। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 2023-24 से 2 गुना अधिक है। इसके साथ ही राज्य के राजकीय उपक्रमों संस्थाओं द्वारा भी लगभग 51,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। इस प्रकार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। हमारी सरकार के बजट में इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए राज सेतु फंड बनाने का प्रगतिशील कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार का प्रयास है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास एवं समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़कर राजस्थान 2047 तक विकसित प्रदेश बने। मैं यहाँ पर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की प्रेरणा देने वाली प्रसिद्ध कवि श्री गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगी। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दें। हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। बच गई थी क्या?
काफी तो आगे बच गई थी। अभी आप मुझे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी नहीं अध्यक्ष महोदय, अभी नहीं बोल सकते। बीच में नहीं सर, अभी नहीं बोल सकते, बीच में नहीं। आपके समय इन्होंने कुछ नहीं बोला था। ये कोई मुसाफिर के दूल्हे जी। थोड़ी है। नहीं होगा भाई। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत बजट के पश्चात, अगले भाषण में बोलना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत बजट के पश्चात जन प्रतिनिधियों के माध्यम से और भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब मैं नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कर रही हूँ। सड़क प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन संबंधी कार्य 690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। तो 3, 4, अभी बहुत सारे पन्ने हैं, तो थोड़े गिन लूँ क्या? गिन के बताऊँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पन्ने हैं, 9 पन्ने। राहुल गांधी की गिनती में हमारी गिनती में फर्क है। सूची बोल लेना। ये राहुल गांधी जी बोल के गए थे 110 तक, इसमें फर्क है। पेयजल, अब पेयजल पे आ जाते हैं। पेयजल, राज्य से निकलने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए 1012 करोड़ रुपए की लागत से कृत्रिम जलाशय एवं फीडर निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष 200 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। प्रदेशवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पुरानी जीर्ण शीर्ण पाइपलाइन को बदलने के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 210 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। ऊर्जा प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। इन जीएसएस की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नागरिक सुविधाएं, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। सुन लो भाई, आपके काम की हो। औद्योगिक विकास, कोटा बूंदी में निर्माणाधीन नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नज़दीक रीको द्वारा वृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल आदि उद्योगों की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई तथा ओडीओपी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु इन्हें जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों द्वारा ही स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। जोजरी व बांडी नदी में गिरने वाले ट्रीटेड वाटर को पाइपलाइन द्वारा पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा तक पहुंचाने के लिए कार्य के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। युवा विकास एवं कल्याण, प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से नवीन संस्थान व विषय प्रारंभ करने तथा भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इनकी सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
IIIT कोटा में AI, डेटा एनालिटिक्स तथा अन्य इमर्जिंग क्षेत्रों में नए कोर्सेज प्रारंभ करने एवं IIIT कोटा को IT के बड़े हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से DPR बनाई जाएगी। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु स्टेडियम निर्माण व अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, अपग्रेडेशन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। मेडिकल कॉलेज कोटा में रोबोटिक हैंड फॉर प्रोस्टैटिक सर्जरी फॉर यूरोलॉजी की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही इससे संबद्ध चिकित्सालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर आयोजित कर लगभग 75,000 विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर यथा आवश्यकता चश्मे की भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा। बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए STRI सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 1 लाख महिलाओं को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अंबेडकर अनुसूचित जनजाति छात्रावास मसूदा ब्यावर, बैरीसल, नारायणपुर, कोटपुतली, बहरोड तथा अंबेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास बिदासर, सडुपड़ी, चुरू, मुंडावर, खैरतल, तिजारा, पाटन, सीकर, पदमपुर, श्री गंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर 50 तथा केसरी सिंहपुर प्रथम श्री गंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर 35 किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अंबेडकर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास उदयपुर वाटी, झुंझुनू एवं रायसिंह नगर, श्री गंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर क्रमशः 40 व 70 की जाएगी। पर्यटन, कला एवं संस्कृति। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। हाडोती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, चंबल घड़ियाल सेंचुरी में सफारी एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कृषि एवं पशुपालन। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। सुशासन। प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना तथा अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से लूणकरणसर बीकानेर में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जाएगा। गोविंदगढ़ अलवर में सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा झोटवाड़ा जयपुर में सहायक अभियंता विद्युत के कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही सर्किट हाउस अजमेर में कॉटेज एवं VIP स्वीट युक्त विंग का निर्माण किया जाएगा। आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए
चाबा शेरगढ़ जोधपुर में नवीन पुलिस चौकी तथा धावा लूणी जोधपुर में पुलिस थाना खोला जाएगा। राज्य में निजी हेलीकॉप्टर एवं विमानों की लैंडिंग प्रक्रिया हेतु आवश्यक स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अथवा प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में राज्य केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, संस्थानों के में नियुक्ति होने के फलस्वरूप पद त्यागने पर कार्मिकों से भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वर्तमान में राज्य कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष में रिटायर होते हैं उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान हेतु मैच्योर हो जाती है, जिससे कार्मिक अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर से वंचित रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैच्योरिटी के साथ अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सड़क व रास्तों और खातेदारी भूमि के बीच में सरकारी भूमि की पट्टी अव्यवस्थित होने से खातेदारी भूमि तक पहुंच मार्ग की उपलब्धता नहीं हो पाती। इसे ऐसी खातेदारी का गैर कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन नहीं हो पाता। अब ऐसे प्रकरणों में 20 फुट तक की चौड़ाई की राजकीय भूपट्टी का कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने पर संबंधित खातेदार को पहुंच मार्ग हेतु आवंटन किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। समस्त प्रदेशवासियों के सहयोग से विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं अंत में कहना चाहूँगी, विकसित राजस्थान की ओर बढ़े कदम हमारे। धरती धोरारी में रंग भरे उजियारे, हर खेत हरियाली, हर चेहरे पे खुशियों की रवानी। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग से लिखे प्रगति की नई कहानी। कला, संस्कृति और पर्यटन से मिले हमें नई पहचान। गरीब, युवा, नारी, किसान का रखें हम विशेष ध्यान। हर गांव बढ़े, हर शहर बढ़े, नित रोज बने नए कीर्तिमान। ऐसा बने हमारा आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान। जय हिंद, जय राजस्थान। सदन की बैठक